हेलो एवरीवन। मैं आज आप लोगों को हिमांशु सेंगर से मिलाने जा रहा हूं। इन्होंने सेक्टर 10 बीएसपी स्कूल से 12th पास आउट किया था और एक साल हमारे यहाँ नीट के लिए प्रिपरेशन की थी। और ये मीडियोकर एवरेज स्टूडेंट रहे हैं अपने एकेडमिक्स वगैरह में। और इन्होंने काफी अच्छा इंप्रूवमेंट दिया है इस साल। इनका 625 नंबर आ रहा है। और तो आइए मैं आपको मिलाता हूँ हिमांशु सेंगर से। हिमांशु, स्वागत है आपका। गुड इवनिंग सर। ये बताओ हिमांशु कि एमबीबीएस ही करना है, ये पहली बार तुम्हारा कब परसेप्शन बना? क्योंकि मुझे ये पता है कि तुम मैथ्स और बायो दोनों से 12th किए हो। तुम्हारा 12th में मैथ्स और बायो दोनों रहा है, ये मुझे पता है। और तुम्हारा यस जेई सर। में भी काफी अच्छा स्कोर रहा है फिजिक्स और केमिस्ट्री में, मैंने सुना है। लेकिन यस सर, एमबीबीएस ही बिल्कुल। करना है, इस तरफ झुकाव और इंस्पिरेशन कहाँ से मिली, कैसे मिली? सर बेसिकली मैं एक मैथ स्टूडेंट था क्लास 11th में। मुझे मैथ्स में इंटरेस्ट है, मुझे बायो में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था। मैं जाकर स्कूल में मैथ्स एज अ मेन सब्जेक्ट फिल करके आया था, लेकिन बाद में कुछ महीनों बाद मेरे फादर गए स्कूल में और उससे मैथ्स, प्योर मैथ्स की जगह मैथ्स बायो करके आ गए थे कि नहीं बायो ही पढ़ना है करके। मुझे घर वालों ने, पापा का सबसे बड़ा ड्रीम था और मेरे दादाजी भी बोलते थे कि डॉक्टर बनना है, डॉक्टर बनना है। इस कारण फिर सब लोग, फिर मैंने मैथ्स और बायो में फिर सोचा कि इसको ही कंटिन्यू करूं। मेरा मतलब ऐसे देखो, इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन धीरे धीरे 11th मेरा क्लास इंटरेस्ट तक हम ये बढ़ता मान गया। सकते हैं, 11th क्लास तक हम ये मान सकते हैं कि तुमने बेसिकली पहले मैथ्स लिया था। तुमने बायो, मुझे यस पता सर, है कि बिल्कुल। 3 महीने बाद तुमने उसको बायो में भी कन्वर्ट किया। मतलब मैथ्स बायो दो तुम्हारा 3 महीने बाद हुआ है। तुमने पहले उसको मैथ्स यस सर। लेके ही पढ़ा था, यानी 11th तक अनडिसाइडेड था कि मेरे को एमबीबीएस करना है। वो तो 3 महीने जी बाद सर, हमने बिल्कुल। बायो लिया, उसके बाद डिसाइड किया कि चलो एमबीबीएस करना है ना? यस सर। तो कुल मिला के ये इंस्पिरेशन तुम्हारे पापा की वजह से है। और तुम्हारी एक सिस्टर जेएनएम में भी पढ़ रही है, जेएनएम रायपुर मेडिकल यस सर, कॉलेज में मेरी है। दोनों सिस्टर ने भी बहुत मोटिवेट किया कि एमबीबीएस इज अ परफेक्ट लाइन फॉर अस करके। हम्म। बोले कि सब फैमिली में सब डॉक्टर्स बनने जा रहे हैं, तो एक सब पूरे अब ये इसी बताओ, कारण देखो सब ने प्रिपरेशन कहा में था। बहुत दिक्कतें तो आती ही हैं। यस सर, तो सबसे पहले बिल्कुल। मैं, ये देखो, ये जो सेशन है मेनली उन बच्चों के लिए है जो कि नीट प्रिपरेशन करना तो चाहते हैं लेकिन प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल पाती है। और मेरा ये मानना है कि एक स्टूडेंट जिसने बहुत मेहनत करके अपने स्कोर को इम्प्रूव किया है और सक्सेस अचीव की है, उससे बेटर गाइड कोई नहीं हो सकता। तो आपका ये सेशन आज का उसी गाइडेंस की तरह है। आपको बच्चों को गाइड करना है जो कि नीट के एस्पायरेंट्स हैं अगले सेशन के लिए। तो मैं जानना चाहता हूं कि आपको क्या क्या दिक्कतें आई नीट प्रिपरेशन में। सर क्लास 11th में सबसे ये था कि मैं एक एवरेज स्टूडेंट था, और ये था कि सब मैं पढ़ाई में बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता था। ऐसा लगता था कि बस यार हो निकल जाएगी, निकल जाएगा। लेकिन फिर जब मैंने मैथ्स बायो ऑप्ट किया, फिर थोड़ी सी दिक्कत आने लगी। बेसिक कॉन्सेप्ट्स मेरे बिल्कुल में पकड़ ही नहीं थी मेरी। मैं फिजिक्स केमिस्ट्री भी ऐसी हवा हवा में उड़ा देता था कि यार स्कूल पास करना है करके। लेकिन जब 12th में आया तब पता चला कि कंपटीशन क्या होती है। फिर मतलब दोस्त ऐसे मिले कि जो पढ़ने वाले थे, तो फिर थोड़ी कंपटीशन की भावना आई। फिर मैंने वहां से थोड़ा सा पढ़ना अच्छे से चालू किया। मतलब 11th मेरा वेस्ट हो गया था टोटल। 12th में मैंने अच्छे से बहुत पढ़ाई चालू करी थी, एक्चुअली कॉम्पिटिटिव स्टडी। और एक रिवीजन का लैग भी हुआ। 12th में मैंने रिवीजन मतलब पढ़ तो लिया था, लेकिन उसको प्रॉपर टाइम में 1 से 2 बार मेरा रिवीजन नहीं हो पाया। मतलब पढ़ा सब, लेकिन उसको शॉर्ट टाइम में पूरा कवर नहीं कर पाया। इसी कारण जो 12th रिवीजन एक अपियरिंग बहुत में बड़ा अपने फैक्टर एग्जाम था। दिया था, उस एग्जाम यस में सर। सक्सेस न मिलने के पीछे जो मेन रीजन आप बता रहे हो वो ये कि लैक ऑफ रिवीजन। पढ़ा आपने बहुत था लेकिन यस उसको सर, प्रॉपर बिल्कुल। वे में आप रिवाइज नहीं कर पाए थे। ये यस सर, आपका बिल्कुल। मेन, जो पहले 12th अपियरिंग में जो आपने एग्जाम दिया था उसमें सबसे बड़ा जो रीजन था वो यही था, सक्सेस नहीं मिलने के लिए। यस सर। और यस सर, और सर बहुत इधर उधर का पढ़ लिया, इधर उधर की किताबें पढ़ी जो नीट पैटर्न बेस्ड नहीं थी। फोकस्ड अप्रोच नहीं हो पाया था मुझसे मतलब स्टूडेंट्स को ध्यान देना नीट का चाहिए कि पैटर्न पे। अगर अच्छा रैंक हासिल करना है तो सिलेबस को ही पढ़ा जाए, बार बार रिवाइज किया जाए, लेकिन सिलेबस के बाहर बिल्कुल ना यस सर। जाया जाए। और इसके लिए मेरे सर समझ नीट से में बिल्कुल वही होता है। एनसीईआरटी एक परफेक्ट बुक है जिसको आप 4 बार 5 बार पढ़ो। लेकिन ऐसा कुछ कंटेंट ना पढ़ो जो यस सर। एनसीईआरटी के बाहर का है। ये मेरी समझ है। यस और सर, आपका बिल्कुल। इसमें क्या है विचार?
सर नीट एक ऐसा एग्जाम है जिसमें सिलेबस के बाहर कुछ भी नहीं पूछा जाता, सिर्फ सिलेबस के अंतर्गत ही पढ़ा जाए। और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि नीट में सिर्फ एनसीईआरटी बेस्ड पूछा जाता है, कोई भी बाहर से नहीं पूछा जाता, और सिलेबस में अंदर अंदर का ही पूछा जाता है। और ये भी बहुत जरूरी बात है कि सिलेबस में भी हर चीज पूछी नहीं जाती है। स्टूडेंट्स को ये पता होना चाहिए कि क्या उसमें पढ़ना है, और उससे भी ज्यादा ये भी पता होना चाहिए कि क्या छोड़ना है। ये मतलब दोनों देखो, पहलू इतना ज्यादा उसे स्कोर पता रहने करने के चाहिए, लिए ये क्योंकि बहुत हर चीज जरूरी वही में है, आती है। इतना ज्यादा स्कोर करने के लिए बहुत जरूरी है कि आप बहुत ही सिलेक्टिव वे में चीजों को पढ़ें और बार बार उसको रिवाइज करें, तभी आप यस सर। इतना हाई स्कोर अचीव कर सकते हैं। और ज्यादातर स्टूडेंट ये गलती करते हैं कि वो यस बहुत सर। ज्यादा पढ़ते हैं, बहुत ज्यादा पढ़ते हैं, लेकिन लास्ट 1 मंथ में क्योंकि रिवीजन प्रॉपर नहीं कर पाते हैं, तो वो कॉन्फिडेंस डेवलप नहीं हो पाता है, जो कॉन्फिडेंस एग्जाम हॉल में होना चाहिए अच्छा स्कोर यस सर। करने के लिए। मेरा अगला सवाल जी आपसे सर, ये है। रिवीजन बहुत ज्यादा जरूरी है। हाँ, मेरा अगला सवाल ये है कि फ्रेंड्स का क्या रोल रहता है, फ्रेंड्स कितना गाइड और मिस गाइड करते हैं इस तैयारी के दौरान? क्योंकि मुझे ऐसा पता है कि सर तुमको बहुत। तुम्हारे फ्रेंड्स काफी ज्यादा डिमोटिवेट करते थे, मिसगाइड करते थे, मुझे मतलब ऐसा मालूम है, तो मैं आपसे सुनना चाहता हूँ इस बात को। सर ऐसा हुआ कि सर मैं मैथ स्टूडेंट था, और मेरी कोई खासी अच्छी खासी दोस्ती तो नहीं थी बायो स्टूडेंट्स के साथ। तो मैं मतलब मेरे फ्रेंड सर्कल में सब बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का मॉड्यूल लेके करते रहते थे। फिर बोलते थे कि ये यार ये क्वेश्चन तुझे आता है, वो क्वेश्चन तुझे आता है, ये फलाना रिएक्शन आता है। तो सर मुझे वो सब आता नहीं था, मैं सिर्फ एनसीईआरटी थोड़ा पढ़ता था, तो मुझे डर लगता था यार ये मुझे नहीं आ रहा, उससे आ रहा है। और वो चीज एग्जाम पैटर्न पर बेस्ड नहीं रहती थी, वो चीज कभी 10 साल में कभी भी नहीं पूछी गई है एग्जाम्स में। तो फालतू उस चीज पर मैं मिसगाइड होता था, उस पर रिसर्च करता था, वो टाइम वेस्टेज थी उसमें। मैं इसी कारण मैंने एनसीईआरटी पर प्रॉपर फोकस नहीं कर पाया उस समय में। मतलब फ्रेंड्स कुल ये एक मिलाकर जो जरूरी बहुत फैक्टर बड़े होता बड़े है। ब्रांड्स में पढ़ते हैं, इधर उधर पढ़ते हैं, वो बहुत ज्यादा कंटेंट लेके आते हैं, खुद भी हम्म। कंफ्यूज होते हैं और अपने फ्रेंड्स को भी कंफ्यूज करते हैं। अल्टीमेटली यही है कि आप अपनी जी एनसीईआरटी पे सर भरोसा बिल्कुल। करिए, आप अपने मेंटर से भरोसा करिए कि भाई एनसीईआरटी से बाहर कुछ नहीं आना है, जो रिएक्शन बिल्कुल। एनसीईआरटी में नहीं है, जो रीजेंट एनसीईआरटी में नहीं है, वो सब आना नहीं है, तो टाइम क्यों वेस्ट किया जाए? क्योंकि बॉटनी, जूलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री में इतना वास्ट सिलेबस बिल्कुल। है कि आप अगर वही कवर करोगे तो कायदे से आप लास्ट मोमेंट में वही पूरा रिवाइज नहीं कर पाते हो, तो क्यों कुछ और पढ़ा जाए? मेरा अगला क्वेश्चन ये है यस सर कि बिल्कुल। दो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर अगर मैं पूछूं, देखो सक्सेस में तो खैर बहुत सारे फैक्टर्स जिम्मेदार होते हैं, ऐसा हम नहीं कह सकते कि सबसे हम्म। इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है, बट दो इंपॉर्टेंट फैक्टर आपके समझ से क्या है जो सक्सेस के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है नीट में? सर सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर मुझे ऐसा लगता है टाइम मैनेजमेंट है, और सेकंड है स्टडी अकॉर्डिंग टू सिलेबस ओनली। मतलब कि जैसे सर बच्चों के दिमाग में परसेप्शन रहता है कि नीट यानी कि मतलब बहुत ज्यादा पढ़ना है, बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चंस लगाने हैं, और वो इस लेवल पे जाते हैं, डीप स्टडी, इन डेप्थ स्टडी पे जाते हैं। मतलब इन डेप्थ स्टडी बिल्कुल जरूरत नहीं है नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से। बिल्कुल जरूरत नहीं है सर। सर सिर्फ सुपरफिशियल कवरेज की जरूरत है, जो एनसीईआरटी के टेक्स्ट में आपको बखूबी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन की गई है, और उस पर बेस्ड थोड़े से क्वेश्चंस। हम लोग इन डेप्थ जाएंगे उतना नीट में पूछा नहीं जाता है, प्रीवियस ईयर से खुद भी एनालाइज कर सकते हैं। और सिलेबस के अकॉर्डिंग, और सबसे बड़ी बात टाइम मैनेजमेंट, वही 3 घंटे ही है जिसमें हमें बहुत अच्छे से एग्जाम को लिखना है। तो 3 घंटे टाइम बाउंडेड प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि मैंने जनरली क्या देखा है कि जब बच्चे एग्जाम हॉल से बाहर निकलते हैं, तो हर बच्चा ऐसा ही रिस्पॉन्स देता है कि 5 क्वेश्चन में और ज्यादा बना सकता था, 10 क्वेश्चन में और ज्यादा बना सकता था, 5 क्वेश्चन में सिली मिस्टेक हो गई। तो सोचो जरा, अगर 10 क्वेश्चन में आगे पीछे हुआ तो 40 नंबर का डिफरेंस पड़ जाता है। यानी कि आप अपनी नॉलेज के साथ यस सर। साथ इन बातों का ध्यान रखें कि टाइम मैनेजमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और आपने एफिशिएंसी में पेपर देके अगर आपको आना है तो सेलेक्टिव पढ़िए, बार बार रिवाइज करिए, तभी आप अपनी एफिशिएंटली पेपर को देके आ सकते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन आपसे ये है यस सर बिल्कुल। कि मेंटर का क्या इंपॉर्टेंस होता है? क्या बिना मेंटर के भी नीट क्वालिफाई किया जा सकता है सेल्फ स्टडी से, या मेंटर का कुछ इंपॉर्टेंस है? सर मेरे हिसाब में तो सेल्फ स्टडी से भी नीट क्वालिफाई किया जा सकता है, लेकिन अभी जो सिनेरियो चल रहा है, इतना टफ कंपटीशन है, तो मुझे ऐसा लगता है कि एक मेंटर की जरूरत जरूरी है, एक पर्टिकुलर स्टूडेंट्स को जो सही डायरेक्शन दे सके। क्योंकि सर अगर कोई सेल्फ स्टडी कर रहा है, वो अपना फोर्स बहुत लगा रहा है, लेकिन अगर उसे पर्टिकुलर डायरेक्शन, सही डायरेक्शन नहीं मिला, तो उसका वर्क डन तो जीरो हो गया। उसे कुछ भी मतलब
हेल्प ही नहीं मिल पाएगी। और ये डायरेक्शन सिर्फ मेंटर दे सकते हैं कि क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, किस टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, उसका प्रॉपर गाइडेंस जो है एस्पिरेंट को सिर्फ मेंटर ही दे सकता है। और सबसे बड़ी बात ये भी होती है कि किस चैप्टर को कितना वेटेज देना है, ये भी हमें नहीं पता होता है। वो प्रॉपर मतलब कुल मिलाकर स्टूडेंट नीट क्वालिफाई कर सकते हैं जी सेल्फ सर स्टडी से बिल्कुल। भी, लेकिन क्योंकि कंपटीशन इतना टफ हो गया है, इतना हाई स्कोर बच्चे कर पा रहे हैं, तो वहां तक पहुंचने के लिए एक मेंटर की जरूरत पड़ती है जो आपको हर समय में ये समझाता रहे कि क्या आपके लिए सही है, क्या आपके लिए गलत है, क्या पढ़ा जाए, क्या ना पढ़ा जाए। क्योंकि तैयारी में बहुत से अप डाउन होते हैं, कभी कभी आप लो यस फील सर। करते हो, और जब लो फील करते हो तो कोई यस ऐसा सर होना बिल्कुल। चाहिए जिसको आप शेयर कर सको अपनी प्रॉब्लम। मेरा 11th बहुत वीक था, टोटल वेस्ट हो चुका था क्योंकि मैं बहुत अच्छे से उसमें पढ़ाई नहीं की थी। 12th में मुझे 2 मेंटर्स मिले, राय सर और द्विपिन सर। द्विपिन सर ने मुझे बहुत अच्छे से फिजिक्स के बेसिक कंसेप्ट का पूरा इन डेप्थ कवरेज दिया जो जो मुझे जरूरत थी। और सर आपने तो मुझे 11th 12th दोनों कवर कराया, सब दोनों ने मुझे 11th और 12th दोनों एक ही साल में बहुत मेरी हेल्प करी, जिससे मुझे थोड़ा सा पुशअप मिला कि मैं कंपटीशन फेस कर सकूं। हालांकि मैं उतना अच्छा नहीं कर पाया, लेकिन टीचर्स का बहुत बड़ा योगदान था जिन्होंने मेरे 11th 12th का मेरा बेसिक बहुत स्ट्रॉन्ग कर दिया था। और ये भी उसका मुझे दोनों ने मुझे इतना प्रॉपर गाइडेंस, दोनों सर ने, सर आपने और विपिन सर ने मुझे इतना प्रॉपर गाइडेंस किया कि मैं सिर्फ फिजिक्स और केमिस्ट्री के दम पर मैंने जेई मेंस वो भी 98 परसेंटाइल लाया है सर, पूरा अच्छा, क्वालिफाई कर लिया मैंने 98% जेई केवल मेंस विथ तुम्हारा फिजिक्स 98 और केमिस्ट्री के परसेंटाइल। बलबूते है। उसमें 9 यस सर 99 परसेंटाइल फिजिक्स में भी है और 99 पॉइंट समथिंग केमिस्ट्री में भी है, और ओवरऑल 98 परसेंटाइल है। अच्छा। सर मैं नीट के एस्पिरेंट्स को ये बोलना चाहता हूँ कि अब जो नीट है ये सिर्फ सुपरफिशियल कवरेज और टाइम मैनेजमेंट मांगता है। इसमें आपको नॉलेज की कोई जरूरत नहीं है। आपकी स्पीड अच्छी होनी चाहिए, एक्यूरेसी अच्छी होनी चाहिए, और सुपरफिशियल नॉलेज होनी चाहिए। टफ क्वेश्चनों की नहीं, इजी क्वेश्चंस की, जो नीट के 10 साल के पेपर को एनालाइज करके आपको पता चल जाएगा। और उसके हिसाब से आप एनसीईआरटी बेस्ड टेस्ट को कवर करें और उसके क्वेश्चंस करें। और केमिस्ट्री में ये कहना चाहता हूँ कि आलतू फालतू चीज ना करके, मैंने तो सिर्फ सर की सिर्फ कॉपी पढ़ी थी और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को तकरीबन 10 से 12 बार लगा डाले थे। मुझे ये था कि मुझे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन रट गए थे। तो ये ज्यादा जरूरी है क्योंकि केमिस्ट्री और बायो आपको बहुत पुशअप करेगा आपको स्कोर हाई करने में। और फिजिक्स में है, आपको एनसीईआरटी थोड़ी बहुत पढ़नी चाहिए, और उसके जो इंटेक्स्ट क्वेश्चंस है वो बहुत अच्छे रहते हैं, वो ज्यादा लगा लें। और मेन एनसीईआरटी फोकस स्टडी करें, एनसीईआरटी का सिलेबस को कवर करके। इधर उधर के फालतू किताबों में झमेले में पढ़ना वो बेकार है, क्योंकि वो कभी भी हेल्पफुल नहीं रहेंगे। सिर्फ आपका एक ही बुक हेल्प करेगी, एनसीईआरटी, और मेंटर्स का प्रॉपर गाइडेंस लेते रहें। अच्छा, मैं क्या देख रहा हूँ अभी इस सेशन में, देख रहा हूँ कि क्योंकि क्लासेस नहीं चल रही हैं ऑफलाइन, तो बच्चे ऑनलाइन क्लासेस कर रहे यस हैं। सर। अब ऑनलाइन क्लासेस में क्या है, गूगल सर्च और यूट्यूब पे इतना ज्यादा कंटेंट अवेलेबल है जो कि मिसगाइड करने के लिए मोर देन सफिशिएंट है, मैं ऐसा मान रहा हूँ। तो आपकी क्या राय है गूगल सर्च को लेके, और यूट्यूब पे जो फ्री कंटेंट अवेलेबल है, ये भी पढ़ लो वो भी पढ़ लो, वो सर कितना हेल्पफुल है? सर अब सर मैं तो ऑफलाइन को ही वो करूंगा सर। मैंने ऑफलाइन टीचर से ही पढ़ा, मैं अपने टीचर सामने देखते थे, टीचर से समझता था, और जो कुछ भी हो मैं उसी समय टीचर से डाउट पूछ लेता था। अब ऑनलाइन में टीचर से लाइव इंटरेक्शन नहीं हो पाता है। और सबसे ये भी एक दिक्कत है कि डाउट्स कैसे पूछें टीचरों से। और मतलब सर देखो अभी इतने सारे सिलेक्शन ऑनलाइन में, प्लेटफॉर्म आ गए हैं। जो सिलेक्शन में जो डाउट का क्लियर होना है वो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अल्टीमेटली हम पढ़ते हैं यस सब सर। कुछ, 70-80% कोर्स हमको अच्छी तरह आता है, लेकिन कुछ कुछ डाउट्स रह जाते हैं टॉपिक्स में, और उस डाउट के लिए आपको एक यस सर। फिजिकल क्लासरूम का एक मेंटर जरूरी है। और एग्जाम से पहले वो सारे डाउट आपके क्लियर होने चाहिए, तब जाके सिलेक्शन होता है। मेरा ये मानना है कि जो ऑनलाइन बिल्कुल प्लेटफॉर्म सर। पे कोचिंग चलती है या चल रही है मजबूरी में फिलहाल, वो कहीं ना कहीं इस चीज को लैक करती है। या तो बच्चा हेजिटेट करता है पूछने में, या कोई ऐसा प्रॉपर वहां प्लेटफॉर्म नहीं है जहां पे आप अपने डाउट्स को पूछ सकें। और फिजिकल क्लास में ये एक सर। बेनिफिट मिलता है। और सबसे मेन सिलेक्शन का जो इंग्रेडिएंट है वो है डाउट क्लियरेंस। अगर आपके डाउट क्लियर यस नहीं सर। होंगे तो कहीं ना कहीं फिर एक लेक्यूना रह जाएगा, और वो आपको फिर एग्जाम हॉल में जरूर तंग करेगा, है ना? यस सर।
सर सबसे बड़ी बात है, एक एक डाउट, छोटा से छोटा डाउट हो, अच्छे से सर लोग से आप क्लियर करिए। एक एक छोटी सी छोटी चीज भी, अगर डाउट क्लियर नहीं होती तो सर से पूछो। अगर आप नहीं पूछोगे तो बाद में जाकर बहुत दिक्कत करती है। एक एक कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होने चाहिए, ये बहुत मतलब जरूरी जैसे है नीट के लिए। जो बच्चे ऐसा कहते हैं कि सिली मिस्टेक हो गई मेरे से, ये क्वेश्चन गलत हो गया मेरे से, वो एक्चुअली गलत हाँ। या सिली मिस्टेक इसलिए होती है क्योंकि आपको उस पर कॉन्फिडेंस नहीं होता। वो जो ए ऑप्शन यस सर, करेक्ट है या बिल्कुल। बी ऑप्शन करेक्ट है या दो में आप कंफ्यूज हो रहे हो, कहीं ना कहीं आपके दिमाग में एक डाउट है, रह गया है पढ़ते वक्त, जो आपको एग्जाम हॉल में वो तंग कर रहा है। इसीलिए पढ़ते वक्त आपको यस कभी भी सर। कोई डाउट आता है, आप तुरंत अपने टीचर से, अपने मेंटर से उसको पूछो कि वो इंपॉर्टेंट है या नहीं है, अगर है तो उसको किस लेवल तक कितना कवरेज दिया जाए, है ना। यस सर। और एट लास्ट ये क्या चाहूंगा कि आप लास्ट के 2 महीने में ज्यादा से ज्यादा मॉक पेपर्स लगाएं। ज्यादा से ज्यादा मॉक पेपर्स लगाने से ये होता है कि आपको एग्जाम पैटर्न की फीलिंग आती है, और वो जो 3 घंटे हैं उसको कैसे प्रॉपर मैनेज करना है कि भाई मुझे कितना समय बायोलॉजी में देना है, कितना फिजिक्स और कितना केमिस्ट्री में इन्वेस्ट करना है, वो आपको प्रॉपर फीलिंग के साथ समझ में आ जाता है। और ये भी है कि जैसे अपना एग्जाम 2 to 5 हुआ था कि तो उसी समय आप दीजिए। आप अपने माइंड को ऐसा ट्रेन करिए कि ये आपका 2 to 5 में जो दिमाग है वो बहुत जबरदस्त तरीके से चले। एफिशिएंसी और अच्छी होनी चाहिए। इस कारण मैं कहना चाहता हूँ कि लास्ट के 2 महीनों में ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट दीजिए। उसके पहले आप सिलेबस को पूरा अच्छे से कवर कर लीजिए, उसके बाद मॉक पेपर्स अच्छे लगाइए। ये हिमांशु ने बहुत अच्छा बताया कि मॉक टेस्ट का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रहता है। यानी आप कितना भी पढ़ लो, कितना भी इन डेप्थ स्टडी कर लो, लेकिन अगर आपने लास्ट में मॉक टेस्ट नहीं लगाया है तो फिर सिलेक्शन के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। जैसे आपका जो भी एग्जाम पैटर्न है, अगर 2 से 5 का आपका शेड्यूल है एग्जाम पैटर्न, तो आप 2 से 5 के बीच में मॉक टेस्ट की कम से कम 50-60 मॉक टेस्ट की ट्रेनिंग करिए, क्योंकि वो बहुत जरूरी है। केवल पढ़ने से वो ट्रेन नहीं हो जाता दिमाग कि 3 घंटे में वो जो 180 क्वेश्चन को डील करना है। उसके लिए कम से कम 50 to 60 मॉक टेस्ट 2 to 5 PM के बीच में आपको करने ही करने हैं, नहीं तो फिर अच्छा स्कोर आप नहीं कर पाएंगे। चलो हिमांशु, थैंक यस यू सर। वेरी मच, आपने बच्चों को बहुत ज्यादा गाइड किया, आपने अपना जो भी जर्नी है इस 1 साल की वो आपने शेयर की, जो भी अप डाउन्स होते हैं वो थैंक यू सर। शेयर किए। इससे कई बच्चों को पक्का हेल्प मिलेगी, मुझे पूरी उम्मीद है। और आपको ऑल दी बेस्ट, आपको अच्छे से अच्छा कॉलेज मिले। थैंक यू सो मच सर। चलो। थैंक यू।